हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं आज के इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की विविध प्रश्नावली सॉल्व कराई थी। मैं आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी यूज़फुल चैप्टर है। वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अवकलज के अनुप्रयोग। हमने पिछले जो एक्सरसाइज की थी, पिछला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे। उस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करते थे, अवकलन निकालते थे। डी एक्स ऑफ एक्स निकालकर हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम अवकलन निकालते थे, यानी अवकलन के जो फॉर्मूले थे हमारे पास, ए की पावर एक्स वाला, ई की पावर एक्स वाला, साइन एक्स। जब इसका हम डी डी एक्स ऑफ ए एक्स निकाला था, हमने डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स निकाला था, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकाला था। ये सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में। तो ये सारे जो फॉर्मूले कहाँ से आए, ये सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से निकले थे, इसी फॉर्मूले से हमने डेराइव किए थे, इसी फॉर्मूले से इनको डेराइव किया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स का मतलब क्या होता था, इसको अगर यहाँ पर एफ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल में लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस के एच माइनस के एफ एक्स अपॉन एच। इस प्रकार भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका डी डी एक्स का मतलब क्या था, अवकलन। इसका हम अवकलन करते थे और इस फॉर्मूले की सहायता से हमने बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव किए थे, बहुत सारे फॉर्मूले हमने प्राप्त किए थे इस फॉर्मूले का यूज़ करके। जैसे मैंने अभी आपको बताया, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, ये सारे फॉर्मूले इसका प्रयोग करके हमने निकाले थे। तो हमने जब हम इनका प्रयोग करते थे, इनको निकालते थे, तो क्या करते थे, इस तरह से डी डी एक्स अगर एक्स के सापेक्ष निकाल रहे होते थे तो डी डी एक्स ऑफ जिस भी फंक्शन का निकालना होता था उसका अवकलन निकाल लिया करते थे और सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ किया करते थे। यदि हमें ये दे रखा है, मान लो कि अगर कोई y दे रखा है, y बराबर एफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि y कैसा है, x का फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, y x का फलन है। इसका अर्थ यही तो है कि y x का फलन है। और जब हम इस y के मान में, इस x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें, जैसे मान लो मैंने माना x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x कर दिया जाए, बहुत ही नेग्लिजिबल परिवर्तन, बहुत ही इतना कम परिवर्तन कि जिसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम यदि उसमें डेल्टा x परिवर्तन कर दें, डेल्टा x की कमी कर दें या डेल्टा x की वृद्धि कर दें, परिवर्तन का मतलब कमी और वृद्धि दोनों से है, कमी भी कर सकते हैं और वृद्धि भी कर सकते हैं। तो जब हम बहुत सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं, बहुत नेगेटिव चेंजेस करते हैं, तो उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। जब मान लो कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल पहले यहाँ पर था और कुछ समय के पश्चात वो यहाँ पर आ गया, और ये माने कि उसने जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो तय की है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो हम इसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सूक्ष्मतम परिवर्तन दिखाने के लिए, बहुत छोटा परिवर्तन दिखाने के लिए हम डेल्टा एक्स का प्रयोग करते हैं। तो ये मान लें कि x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x हो गया, तब क्या होगा, तब y के मान में भी कोई ना कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि y और x एक दूसरे से संबंधित हैं। क्योंकि y x का फलन है, तो जितना मान x में, x के जितना परिवर्तन x के मान में होगा उतना ही परिवर्तन y के मान में भी होगा। तो जब x के मान में सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा x हुआ है, तब y के मान में भी सूक्ष्मतम परिवर्तन डेल्टा y होगा, क्योंकि एक दूसरे के फंक्शन y
एक्स का फंक्शन है, इसलिए जो एक्स पर डिपेंड है, एक्स की जितनी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, वाई की भी उतनी वैल्यू घटेगी और बढ़ेगी। जब हमने एक्स के मान में डेल्टा एक्स परिवर्तन किया है तो वाई के मान में भी डेल्टा एक्स ही परिवर्तन होगा। इसमें डेल्टा एक्स सूक्ष्म परिवर्तन हुआ तो इसमें डेल्टा वाई सूक्ष्म परिवर्तन हो जाएगा। अब जब इसमें सूक्ष्म परिवर्तन हुआ तो इसे कैसे दिखा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि वाई में परिवर्तन की दर। अगर ऐसे लिखा हुआ तब तो क्या है, इसकी वैल्यू में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, और जब हमने इसको अपॉन में लिख दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि वाई में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है ये। अब इसका मतलब हो गया दर, ये वाई में जितना परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि ये वाई में परिवर्तन दर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यदि हम यहाँ पर लिमिट ले लें, लिमिट क्या ले लें कि डेल्टा एक्स टेंस टू अगर 0 ले लें, तब क्या होगा, तब यहाँ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये हो गया कि एक्स के सापेक्ष वाई में औसत परिवर्तन, एक्स के सापेक्ष वाई में औसत परिवर्तन। अगर हमने लिमिट ले ली और लिमिट लेने के बाद डेल्टा वाई डेल एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष, एक्स नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष और वाई, तो एक्स के सापेक्ष वाई में औसत परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने वो जो सूक्ष्म अंतराल था, जो सूक्ष्म परिवर्तन किया गया था, वो टेंस टू 0 है, तब ये रिप्रेजेंट करता है एक्स के सापेक्ष वाई में औसत परिवर्तन को। या इसको ये भी कह सकते हैं, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है और डेल्टा वाई डेल्टा एक्स है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये एक्स के सापेक्ष वाई में सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शा रहा है, सूक्ष्म परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई डेल टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स के सापेक्ष वाई में सूक्ष्म परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार हमने जब पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, अगर डी डी एक्स लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दर्शा रहा है, कि हम वाई में परिवर्तन कर रहे हैं। ये दिखा रहा है कि वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो डी डी एक्स अपॉन वाई या डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म परिवर्तन की दर। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, वाई में एक्स के सापेक्ष सूक्ष्म परिवर्तन की दर। ये डी बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दर को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स नीचे आएगा। यदि हम ये मान लें कि एक्स और वाई दो राशियां हैं और उनका टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है कि उसमें कितना परिवर्तन होगा। टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालें तो क्या आ जाएगा, अगर मान लो टी के सापेक्ष एक्स में परिवर्तन निकालना हो तो उसे किससे डिनोट करेंगे, डी एक्स डी टी से। अगर वाई में परिवर्तन की दर निकालनी है तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी वाई डी टी से। ये सब किसको डिनोट करती हैं, ये सब परिवर्तन की दर को डिनोट करती हैं। अगर एक्स में परिवर्तन हो रहा है टी के सापेक्ष तो इससे दिखाते हैं डी एक्स डी टी से, और अगर वाई में कुछ परिवर्तन हो रहा है, वाई में कुछ बदलाव हो रहा है, उसे दिखाते हैं डी वाई डी टी से। अब परिवर्तन किस में होगा, किस में चेंज होगा, किस में बदलाव होगा, तो ये सब किस में परिवर्तन होंगे, ये हो सकता है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, वृत्त के परिधि में परिवर्तन हो सकता है, ऐसे ही गोले के आयतन में परिवर्तन हो सकता है, बेलन के आयतन में परिवर्तन हो सकता है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। इन सभी जो मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, इनके
एरिया में, इनके वॉल्यूम्स में परिवर्तन हो सकते हैं, उसी परिवर्तन को इस चैप्टर में हमें निकालना है। उसी परिवर्तन को हमें देखना है कि किस प्रकार से इन परिवर्तनों को निकालें। हो सकता है वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो जाए। तो जब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो वृत्त की त्रिज्या r है और परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन हमेशा समय के साथ होगा, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट होगा। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dr dt। इसका मतलब क्या है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r है, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी r है, तो इसका मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या r में समय के साथ इतना परिवर्तन होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि t के सापेक्ष r में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की दर क्या है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार मान लो वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है, मान लो घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो घन के आयतन में परिवर्तन होगा और घन की, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, घन के आयतन के। तो इसको दर्शाएंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, समय के रेस्पेक्ट इसमें परिवर्तन होगा, समय के रेस्पेक्ट इसमें चेंज होगा। तो कितनी दर से होगा, वो दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv बाई dt। तो इसका मतलब क्या है, t के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर क्या है, वो इसको सॉल्व करने के बाद निकलेगी। तो dv dt या dr dt क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो उस राशि में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी में परिवर्तन की दर दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, वह उस राशि के में कितना परिवर्तन हो रहा है उसका मान है। तो हो सकता है उसमें परिवर्तन जितना हो रहा है उस राशि में वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर परिवर्तन की दर घट रही है तो नेगेटिव लेना है और परिवर्तन की दर बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेना है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो इसमें ये t क्या रिप्रेजेंट करता है, परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है कि v में आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, इसको ये रिप्रेजेंट करता है, इसको ये दर्शाता है। मैंने आपको ये यहाँ नोट कर लिया है, आपको इन बातों को आप नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से जब भी ज़रूरत पड़े इनको लिख सकें, इनको देख सकें और समझ सकें। तो मैंने बताया कि जिस तरह से आपको समझाया वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये प्रश्न किस प्रकार सॉल्व करने हैं, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दे रखा होगा, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो यदि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, कोई मान दे रखा है मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आयतन दे रखा है तो dv/dt होगा, क्षेत्रफल दे रखा है तो dA/dt होगा, ये सब उसके मान होंगे। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चनों को देखकर पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या दे रखा है। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी घन के आयतन में 4 सेंटीमीटर प्रति मीटर पर सेकंड क्यूब से परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किसी घन के आयतन में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की पावर क्यूब की दर से परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो dv/dt की वैल्यू है। तो हमें वह सूक्ष्मतम परिवर्तन की दर निकालनी है कि उसमें कितना चेंजेज हुआ। तो उस सूक्ष्मतम परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार और। देखो प्रश्न में क्या क्या दे सकता है, यदि प्रश्न में कहे कि त्रिज्या में, अगर त्रिज्या किस में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी या सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी, अगर दर से घट रही है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे dr/dt, और अगर बढ़ रही है तो रिप्रेजेंट करेंगे dr/dt। अगर घट रही है तो माइनस का साइन आएगा और बढ़ रही है तो प्लस का साइन आएगा। जो राशि जितनी दर से घट रही हो या बढ़ रही हो वह राशि आएगी और अपॉन में dt आएगा, यानी d, और जो राशि घट रही है बढ़ रही है उस राशि का मान, यानी त्रिज्या घट रही है तो r आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी, वॉल्यूम घटा तो वॉल्यूम आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा t। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को पढ़कर उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए त्रिज्या के सापेक्ष। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किस में निकालनी है, क्षेत्रफल में निकालनी है। जब क्षेत्रफल में दर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या पूछा गया है, हमसे dA/dt निकाल पूछा गया है। अगर भुजा ए दे रखी है, मान लो किसी घन की भुजा ए दे रखी हो और हमसे पूछा गया कि इसके आयतन में परिवर्तन की दर निकालिए, तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, आयतन में परिवर्तन की दर होगी, अब आयतन में निकालना तो dv/dt यानी t के सापेक्ष
आयतन में परिवर्तन की दर, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको दर्शा रहा है। तो जिसके सापेक्ष दर निकालनी है, जिसके सापेक्ष वो तो अपॉन में आ जाएगा, और जिसकी निकालनी है वो ऊपर dv/dt, ये रिप्रेजेंट करता है समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर को। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन प्रश्नों में पढ़कर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, उन फॉर्मूलों को एक बार आप नोट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सूत्र इसमें प्रयोग होंगे, और इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसमें पढ़कर समझ सकें जो मैंने आपको बताया है। तो हमें क्या करना है, अब इसमें क्या क्या फॉर्मूला होगा, परिवर्तन किस किस में होगा। परिवर्तन होगा वृत्त के आयतन, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त की परिधि में, वृत्त की त्रिज्या में, गोले के आयतन में, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इन सब में परिवर्तन होगा। तो वो मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवर्तन किस में हो सकता है, वृत्त के क्षेत्रफल में हो सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ये फॉर्मूले हैं। और इसमें r क्या है, r वृत्त की त्रिज्या है। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ये सूत्र याद होंगे तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं गोले का। ये तो पहला सूत्र हो गया। नंबर 2, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, इसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह आयतन होता है 4/3πr³। इसी प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं a से एरिया को, और परिधि को सरकमफ्रेंस यानी c से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया मतलब a और वॉल्यूम मतलब v। इसी प्रकार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वो 4πr² होता है। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन की। तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन b से रिप्रेजेंट करेंगे, और घन का आयतन होगा भुजा की पावर 3, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। इसी प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे रिप्रेजेंट करेंगे s से, वो क्या होता है 6 इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर। इसका मतलब होता है साइड का क्यूब, और इसका मतलब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी प्रकार मान लो वर्ग दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा यानी साइड इंटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी इसको ले सकते हैं साइड स्क्वायर ले सकते हैं। ये 4 इंटू साइड होता है वर्ग का परिमाप। इसके बाद हम बात करते हैं आयत की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 बाहर l प्लस के b, ये आयत का परिमाप होगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। इसके अलावा बेलन का रख लो याद, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होगा πr²h। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2πrh। ये बेलन के लिए हो गया। शंकु के लिए याद रख लो, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr²h। इसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पाई आर एल। आयतन को हमेशा किससे दिखाना है, आयतन को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और परिधि वगैरह है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से, और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। ये सिंबल हैं इनको दर्शाने के, आयतन को बी से, क्षेत्रफल को ए से, परिधि को सी से और पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ये आपके फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो मैं आगे आपको कराऊंगा। तो आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है कि आयतन हमेशा 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए इसकी पावर क्यू है और इसके जो यूनिट होगी वो क्यू में होगी। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यू दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, वो किसी ना किसी का आयतन है। अगर स्क्वायर दे रखा है तो इसका मतलब होगा किसी ना किसी का क्षेत्रफल है। और यदि केवल मीटर पर सेकेंड दे रखा है या सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है तो वो केवल क्या है, वो केवल एक लंबाई है, वह केवल त्रिज्या हो सकती है या लंबाई हो सकती है। जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो एरिया है। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम है। और केवल सीधे लिख रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड तो वो केवल किसी ना किसी त्रिज्या हो सकती है, लंबाई हो सकती है, वो सब दे रखा है। तो आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के बाद ये पता करना पड़ेगा कि ये किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dt की वैल्यू है या dr अपॉन dt की वैल्यू है या v की वैल्यू है या r की वैल्यू है। ये सब बातें आपको क्वेश्चन में पढ़कर समझनी पड़ेंगी। तो ये फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन फॉर्मूलों को याद कीजिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा 6.1। मुझे आशा है कि आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। समझने की बात इसमें इतनी है कि हमें परिवर्तन की दर निकालनी है कि किसके सापेक्ष उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है कि उसकी त्रिज्या क्या है। इसीलिए उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष यानी r के सापेक्ष निकालेंगे, या जो कहे उसके सापेक्ष निकालनी है। त्रिज्या के सापेक्ष कहता है त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, और यदि किसी अन्य के सापेक्ष कह रहा है तो उसी के सापेक्ष हमें उसका परिवर्तन की दर निकालनी है। और क्वेश्चन को पढ़कर सुनिश्चित करना है कि इसमें क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू है। मान लो दे रखा है कि ये घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो मतलब b का मान है वो भी क्या है, dv अपॉन dt का मान है। क्योंकि जब भी प्रति लगा होगा, जब भी दर लगी होगी, जब भी अपॉन में लगा होगा, अपॉन का मतलब होता है दर। क्योंकि d हमने पढ़ा है dy/dt या पढ़ा है dx/dt, तो इसका मतलब क्या है, t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। तो अपॉन में जब भी होगा, प्रति जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो परिवर्तन की दर दे रखी है। तो ये आपको याद रखना है इस चैप्टर में। चैप्टर की एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे की एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।